पॉलिसी में जाने से पहले बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दिन की ऊंचाइयों पर 17,850 के करीब है निफ्टी और 41,700 के करीब पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी। आधा % मजबूत बैंक निफ्टी और 0.5% मजबूत निफ्टी आपको नजर आएगा। तो एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। आरबीआई गवर्नर से उम्मीदें काफ़ी है और इन्हीं उम्मीदों का और आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी का विश्लेषण करने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ ऑलरेडी बना हुआ है और कुछ खास मेहमान पॉलिसी के लिहाज से हमारे साथ अब जुड़ते हुए दिख रहे हैं। स्टूडियो में स्वागत किया जाए बग्गा साहब का। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के अजय बग्गा साहब हैं। हर पॉलिसी में आप उनसे मुलाकात करते हैं और उनके साथ ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी साहब हैं, जिनकी इकोनॉमी पर बड़ी गहरी पकड़ है। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब भी हमारे साथ हैं, जो पॉलिसी का पूरा बाजार पर असर और उसका विश्लेषण हमें बताएंगे। इसके साथ ही कुछ और मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में थोड़ी देर में जुड़ने की तैयारी में। पहला सवाल सर आप तीनों से है और उसका जवाब मुझे पता है, इसलिए एक ही साथ तीनों से पूछा हूँ। आप तीनों एक मत हैं कि आज 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी या इसमें कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं है? 1/4% बढ़ेगी। सेम राहुल जी, लगता है थोड़ा मूड बन रहा है अलग कुछ बोलने का। थोड़ी कश्मकश है। कश्मकश है क्या? आई थिंक अगर ओवरनाइट फेड ने वो स्टेटमेंट्स नहीं दिए होते तो आज वैसे रेट हाइक की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन वैसे भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और आई थिंक मार्च एंड तक 4% तो हो ही जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट भी वित्त मंत्री ने 5.9 की चर्चा तो कर दी है। करेक्ट। तो लॉजिक नहीं बनता इस वक्त, बट क्योंकि यूएस फेड के चेयरमैन ने कहा था कि वो रेट हाइक्स करेंगे तो अमेरिका को देख के करेंगे, हमें अपनी जरूरत कोई ज़रूरत नहीं है। पर अनिल जी, अच्छा हुआ आपने मेरे से शुरुआत की, क्योंकि आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि केएल राहुल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे टेस्ट टीम में। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा तो मेरे राइट में बैठे हैं लेकिन आपने मौका दे दिया। बिल्कुल, टीम में 11 प्लेयर होते हैं, सबकी अहमियत होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन बग्गा साहब, क्या गवर्नर साहब ये कह देंगे कि ये आखिरी हाइक है, अगर कर दिया तो उसके बाद ऐसा मतलब साफ साफ हमें समझ में आएगा कि नहीं? नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं समझ में भी नहीं आएगा। समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर एक पोजीशन ले रहे हैं। वो तो डेटा जैसे आएगा, अब देखिए चाइना तेल पीने लग जाए बड़ी तेजी से, तेल भाग जाए, कल को आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, फिर आप कहेंगे आप गलत थे। तो कभी ऐसा पोजीशन तो पब्लिकली लेंगे ही नहीं, बोलेंगे डेटा डिपेंडेंट है, आगे देखेंगे। और लैग से होता है, लैग हम देख रहे हैं। अब देखिए ग्लोबल सिचुएशन की बात करेंगे, इंडिया की सिचुएशन, बट आज राहुल को बोलने देना है हमें, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। उसको सुनेंगे। तैयारी तो मैं पूरी करके आया था, बट उनका इशारा मेरी तरफ है, तो इसलिए मैं कम बोलूँगा। वैसे एक राहुल जो केएल राहुल साहब, उनकी शादी हो चुकी है। दो बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक सांसद में एक आइए अतुल जोशी साहब से पूछें। सर, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में आज आखिरी रेट हाइक का संकेत मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, होनी चाहिए वर्सेस क्या करेंगे। तो होनी चाहिए, एक्चुअली लास्ट टाइम भी उन्होंने हाइक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया, आज भी करेंगे। ये प्लेइंग टू द गैलरी वाला मामला है, रादर देन की नेसेसिटी क्या है। अब देखें कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो खुद ही कह रहे हैं कि 45 दिन लगते हैं, तो इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी 6 के नीचे आ चुका है। तो 45 दिन तक वेट तो करना चाहिए कि उनकी अगली हाइक का क्या परिणाम हुआ। अच्छा, हम 2 फैक्टर और देखें कि अमूल ने अपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ाई है। करेक्ट। तो पूरी इंडिया बढ़ाएगी, क्योंकि अमूल का दूध पीता है इंडिया। सही बात है। तो रेट हाइक उसने कर दी तो सारे करेंगे। करेक्ट। दूसरी बात, जो राइस की जो प्राइस है 2 साल की हाइक हो गई है, हाईएस्ट पॉइंट लास्ट 2 साल का ये अगले हफ्ते में अचीव हो चुका है। सबसे महंगे दाम पे चल रहा है, सबके महंगे। तो इसकी इफेक्ट इंडिया पे आनी ही है। अच्छा, गवर्नमेंट ने राइस की प्रोडक्शन की बात की, तो जब तक राइस का प्रोडक्शन मार्केट में नहीं आता तब तक तो प्राइस एलिवेटेड लेवल्स पे रही है। गवर्नमेंट काफ़ी ट्राई करे, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रही। तो इन्फ्लेशन अभी जो यहाँ से कम होने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा मेरे ख्याल से फरवरी का जो नंबर है शायद ऊपर आएगा। जनवरी का नंबर नीचे आएगा, फरवरी का नंबर थोड़ा सा ऊपर जाएगा मिल्क प्रोडक्ट्स राइस की वजह से। लेकिन इसकी वजह से आरबीआई को रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रेट हाइक से दाम घटे नहीं थे और ना ही बढ़ने वाले। करेक्ट। वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है जो चल रही है। तो दूसरी मेरे ख्याल से उनको जो तकलीफ होगी वो है जीडीपी के नंबर्स। मेरे ख्याल से Q3 23 और Q4 23 के नंबर 4.5 से कम आने हैं। अच्छा, उन्होंने खुद ने कहा था काफी पहले। तो ये जो काउंटर बैलेंस है वो कैसे अचीव करेंगे, ये देखने की बात रहेगी। तो अगर जीडीपी के नंबर्स ढीले हैं
और उसके बाद भी ब्याज दरें बढ़ानी है, तो फिर तो मामला सीरियस हो सकता है। यस, होना ही है। मैं आपको और एक डेटा देना चाहता था सर, प्लीज। कि जो बैंक क्रेडिट की बात की थी लास्ट टाइम भी, उन्होंने बहुत जोर शोर से कही थी कि बैंक क्रेडिट बढ़ रही है, लेकिन बैंक क्रेडिट कहाँ बढ़ रही है? तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट नहीं बढ़ रही है। Correct. तो अभी जो एक डेटा आया था कि मार्च 2022 और दिसंबर 2022 उसमें इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 26 से घट के 24% हो चुका है। और बढ़ा कहाँ पर? तो पर्सनल लोन्स में बढ़ा है। दैट मीन्स कि इंडियंस ज़्यादा इंडेटेड हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो बाकी का 1% वो बढ़ा है एनबीएफसीज में, जो फिर से घूम फिर के या तो एमएसएमई को जा रहा है या पर्सनल को जा रहा है। करेक्ट। तो बेसिकली इंडस्ट्री बोरो नहीं कर रही है जो करनी चाहिए। तो ये सारे काउंटर बैलेंसेस है रेट हाइक के अगेंस्ट में, वो कैसे बैलेंस करते देखते हैं। बिल्कुल। तो अतुल सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल में आपको डेटा देकर बताया कि क्या होना चाहिए, क्या होगा। आइए, हमारे साथ एक और जानी मानी इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। वृंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं, आपका क्या अंदाजा है, गवर्नर साहब आज क्या करेंगे और क्या कहेंगे? मुझे लगता है इस बार गवर्नर साहब की नजर बाहर होगी rather than within the इंडियन इकोनॉमी। बाहर क्या हो रहा है उस स्थिति पर वो ज्यादा सतर्क रहना चाहेंगे, क्योंकि वो जो हेडविंड्स हमको ग्लोबल इकोनॉमी से दिख रहे हैं उसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे ना पड़े, इस बात पर वो जरूर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी देखिए, जो रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन की बात जो चल रही थी, इतना तो तय है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगा। जितना हम रिसेशन सोच रहे थे उतना तो नहीं होगा। यूएस में इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है और जॉब्स भी बढ़ रहे हैं, यानी यूएस की स्थिति स्लाइटली बेटर है, लेकिन बाकी दुनिया में जो स्थिति है वो अभी तक मंदी पर है। तो इसीलिए और इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है यूरोप में, फिर भी इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो जो रेट हाइक्स हो रहा था वो तो कंटिन्यू होगा यूएस फेड से और यूरोपियन सेंट्रल बैंक से, लेकिन उतना अग्रेसिव नहीं होगा। जैसे उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट से 3 बार इंक्रीज कर दिया, उसके बाद अभी 50 पे आ गए। तो जब वो लोग रेट इंक्रीज कर रहे हैं तब हमको भी देखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप आवर हैंड ऑन द बटन। तो हम भी क्या करें? तो मुझे, और देखिए, जहां तक इंडिया की बात है, हाँ, ग्रोथ में थोड़ी स्लो डाउन है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर बढ़ रही है और ग्रोथ को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो उस पर तो ध्यान देंगे ही गवर्नर साहब। लेकिन साथ ही देखिए, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन 6% के नीचे घटा है। जो अभी नवंबर और दिसंबर का डेटा आया है उससे तो साफ दिख ही रहा है। और गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि जो ट्रेंड है जाते जाते गोइंग फॉरवर्ड 5% तक आ जाएगा, लेकिन बहुत नीचे भी नहीं आएगा। और जो कोर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, एक्सक्लूडिंग फूड एंड ऑयल, वो कोर इन्फ्लेशन अभी तक स्टिकी है। यानी जो इन्फ्लेशन पर जो हमारी चिंता है वो पूरी तरह गई नहीं है, अभी तक वो है, कहीं पर बनी हुई है। साथ ही साथ ग्रोथ को भी हमें देखना है। तो इसीलिए मुझे लगता है इस बार जब ग्रोथ इन्फ्लेशन का बैलेंस देखेंगे और जब देखेंगे कि बाकी सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं अपने यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो मुझे लगता है गवर्नर साहब इस बार 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट इंक्रीज करेंगे। लेकिन उसके बाद जब इन्फ्लेशन पे थोड़ा राहत मिल जाएगी हमें, तो गवर्नर साहब विल गो बैक टू मे बी बाय द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर हम रेट कटिंग का सिलसिला देख सकते हैं, वो शायद शुरू हो जाए। अच्छा, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर रेट कट, आप सहमत हैं या अभी वक्त लगेगा, इस साल नहीं होगा? बग्गा साहब, आई थिंक कैलेंडर 2024 चला जाएगा। अच्छा, थोड़ा टाइम मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंत में हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर जनवरी से मार्च 2024 के शायद हो जाए, बट ओवर 24-25 1% रेट कट की उम्मीद है। ओके, अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में, में, अगले वित्त वर्ष में। तो ओवरऑल अनिल जी देखिए, हिडन क्यूटी भी हुआ है हमारा। अगर आप आंकड़े देखें, अप्रैल 2022 के आंकड़े जो थे लिक्विडिटी सिस्टम में 8,30,000 करोड़ की थी, जिसमें सरकार के पास 1 लाख करोड़ का कैश बैलेंस था, आरबीआई में 7 लाख करोड़ बैंक्स का था वो, और बैंक्स हर रात आरबीआई को 6 लाख करोड़ दे रहे थे। करेक्ट। आज ये हालत हो गई है कि बैंक्स केवल 54,000 करोड़, तो 0.5 लाख करोड़ बैंक्स दे रहे हैं। सरकार का बैलेंस बढ़ गया 1.96 लाख करोड़, जो मार्च तक खाली हो जाएगा, खर्चा कर देंगे वो, एटलीस्ट 80-90 करोड़ उसमें चला जाएगा। तो सिस्टमिक लिक्विडिटी आपकी 8.25 लाख से 2.5 लाख आ गई है। 6 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सकआउट हो गई है। ये बहुत जबरदस्त क्यूटी भी हुआ है, शांत, किसी को देखा ही नहीं, किसी ने, सिर्फ बैंकर्स इसको देखते हैं, ट्रेजरर्स देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता है। रेट सबके लिए बढ़ गए हैं। जो अतुल जी ने कहा कि क्रेडिट ऑफटेक
धीमे हो रहा है इंडस्ट्री को। अनसिक्योर्ड लेंडिंग और हाउसिंग लोन तो बहुत तगड़ा चल रहा है, बट इंडस्ट्री नहीं लगा रही। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज जो सर आपने कही, राहुल सर ने कही और वृंदा जी ने कही, तीनों को चिंता ग्लोबल सिचुएशन की ज्यादा है कि गवर्नर साहब, खाली अतुल जोशी साहब हमारे कह रहे हैं कि दूध और चावल के दाम, इनका फोकस लोकल पे ज्यादा है। बाकी तीनों की तरफ आप तीनों को लग रहा है कि अगर गवर्नर साहब को दिक्कत आई तो ग्लोबल फैक्टर से आएगी। तो अतुल सर, क्या ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े हमारे लिए अभी बैक सीट ले लेंगे, ऐसा लगता है? देखिए, ग्लोबल फैक्टर्स में इंडिया थोड़ा इम्यून इसके लिए है कि सब जगह पे बैकडोर एंट्री चल रही है। जितना भी ट्रेड हो रहा है बिल्कुल बिना रोकथाम के सब कुछ चल रहा है। यूएस को ऑयल भी मिल रहा है, यूरोप को भी ऑयल मिल रहा है, और सारा इंडिया के थ्रू मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमको वो इतना इम्पैक्ट करेगी। लेकिन हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमको एक मॉनसून बहुत बुरा मिला, तो इसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया था फूड वेजिटेबल्स का। अभी मिल्क का हमको इन्फ्लेशन देखना ही पड़ेगा फरवरी में। तीसरी बात, जो राइस का प्रोडक्शन था, जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न बेल्ट था, वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन खत्म हो चुकी थी। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है, और ये इंडिया का 50% वेटेज अगर फूड पे है तो इंटरनल थोड़ा देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो प्लेइंग टू द गैलरी है, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ भैया ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है रिसेशन। लेकिन जी बगा साहब कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। मैं रशिया की बजट कल पढ़ रहा था, उनका फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा, $25 बिलियन जनवरी में आया, पूरे साल का डेफिसिट हो गई। अब रशिया का तेल बिक रहा है $49 पे और भारत खरीद रहा है। आरबीआई का तेल पिछली बार याद करें $93 पे लिया है। सही जवाब। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? और हमें भी पंप पे तो 106-110 रुपए का मिल रहा है। करेक्ट। तो वो मिला के उसका रिफाइनिंग, ये मैं राहुल से पूछना चाहूंगा, यंग हैं, पंजाबी हैं, स्कॉच खेल लेते हैं, हर वक्त मैं इनको डेफर करता हूँ, ये जा कहाँ रहा है अनिल जी? क्योंकि तेल आप रशिया से खरीद रहे हैं, सऊदी ने बढ़ा दिए दाम, रशिया की बैलेंस शीट पे तो 49 पड़ा है। तो क्या ये कोई मार्केटिंग कंपनी बीच में आ रही है जिससे भारत के अंदर तेल आता है, या वो 49 देश की P&L में रिफ्लेक्ट करना चाहिए? वो नहीं कर रहा। सवाल आपका बहुत अच्छा है सर, और राहुल जी को जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है, मेरा और दीप का। ये सवाल सिर्फ आप एक ही बार पूछ रहे हैं, ऐसा रेगुलर पूछ के कोई दीप ऐसा एंकर बनने का आपका इरादा तो नहीं? ऐसा कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल। हमें डर वही था, बाकी आप मुश्किल सवाल चाहे जितने पूछिए। राहुल जी बताएं सर। नहीं, अनिल जी, आपको याद होगा जब पिछली बार हमने चर्चा की थी, मैंने कहा था कि ये सेम पॉइंट मैंने रेस किया था कि जो आरबीआई गवर्नर की जो प्रोजेक्शन थी वो $100 पर बैरल थी, और हम उस वक्त रशिया से 60 पे उठा रहे थे। तो ये एक तरफ से इट वाज अ मिसलीडिंग इंडिकेटर कि एग्जैक्टली ये इन्फ्लेशन में कैसे ऐड अप होता है। दूसरी चीज़ अनिल जी, जैसे अतुल जी ने भी कहा और बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, और मैं ये आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो 50 से 55% हाउसिंग है। करेक्ट। जो इन्होंने भी पॉइंट रेस किया, ये खाने के भाव हैं। ही हैज नॉट रेज एनी डिस्क्रिशनरी पॉइंट्स। तो आप इंटरेस्ट रेट हाइक करके क्या, क्योंकि देखिए अनिल जी, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज, राइट? इफेक्टिवली दैट इज व्हाट इट इज। करेक्ट। जो 100 रुपए की चीज 120 हो गई है, वो तो 120 ही है ना, फिर वो रेट ऑफ चेंज होता है। लेकिन अगर वो बंदा 120 ही अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा और उसके लोन्स हैं, तो इट इज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। एंड इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया 5.5% इन्फ्लेशन चलता है। आई थिंक वी आर गेटिंग टू कॉट अप इन सेमेंटिक्स एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ इट ऑल, राइट? आपकी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, जो गवर्नमेंट आरबीआई बात करे, वो 10-11% के बीच में है। ठीक बात। तो अगर सरकार ही आपको कह रही है कि 6% पे ग्रो होगी, तो सरकार, आरबीआई सब 4, 4.5, 5% तक भी ठीक ही है ना अनिल जी? करेक्ट। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेरिट इन पुटिंग, क्योंकि आपकी कॉम्पोजिशन ही इतनी अलग है। इसका स्पेसिफिक जवाब नहीं है मेरे पास जो बागा जी ने रेज किया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि एट द पंप हाई प्राइसेस, बट वो एक टैक्सेशन भी इशू आ जाता है। आई थिंक अगर आप गोवा में देखें, इट इज अ वेरी डिफरेंट प्राइस रिजीम इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम, इन टर्म्स ऑफ स्टेट टैक्सेस, वैट एक्सेट्रा। इसका एक चीज हो सकता है कि आप इसको जीएसटी में ले आए, लेकिन जो सिन गुड्स हैं, चाहे टोबैको हो, अल्कोहल हो, पेट्रोलियम हो, विच आर बेसिकली द कैश का, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से फंड हो रहा है अनिल जी? ये जो 33% की जो ग्रोथ की चर्चा हुई है, वो आपके पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर सब्सिडी कट के यहाँ आई है ना, इसलिए आपकी ग्रॉस बोरिंग बढ़ी नहीं है। ठीक बात है। आपने इधर का पैसा इधर ही शिफ्ट कर दिया बेसिकली। तो आई थिंक एट अ टाइम लाइक दिस, जो यू आर सो हेविली रिलायंट ऑन जीएसटी,
और आपके जीएसटी नंबर्स को 1.5 लाख crores आने ही आने हैं. ठीक बात But है. at a time like this, I don't know if they have too much room to make. But like I said, I think क्योंकि composition inflation की इतनी अलग है, रूरल इंडिया में मैं वही स्टॉक पे बार बार चला जाता हूँ. आप वी मार्ट के रिजल्ट्स देख लीजिए जो कल आए थे, आपको अंदाजा लग जाएगा रूरल इकोनॉमी में क्या है. ओके, आइए गवर्नर साहब का भाषण शुरू हो चुका है, चलते सीधे आरबीआई. Season, what we call the Vasant Ritu. It's a season of hope and optimism. I take this opportunity to convey my season's greetings to everyone. As I set out the first monetary policy statement of the new year, I am reminded of the historical significance of 2023 for the Reserve Bank of India. From being a joint stock company, the Reserve Bank was brought into public ownership on 1st January 1949. Thus, 2023 marks the 75th year of public ownership of the Reserve Bank and its emergence as a national institution. This is an opportune moment to briefly reflect upon the evolution of monetary policy over this period. In the 2 decades after independence, the Reserve Bank's role was to support the credit needs of the economy under the 5-year plans. The following 2 decades were characterized by bank nationalization in 1969, the oil shocks, and monetization of large budget deficits, and sharp rise in money supply and inflation. Monetary targeting was adopted in the mid-1980s to contain growth in money supply and curb inflation pressures. Since the early 1990s, as everyone knows, the Reserve Bank focused on market reforms and institution building. A multiple indicator approach was adopted in April 1998, under which a host of indicators were monitored for policy making. In the aftermath of the global financial crisis and the taper tantrum, as inflationary conditions worsened in India, flexible inflation targeting, that is the FIT, was formally adopted in June 2016 to provide a credible nominal anchor for monetary policy. As we know, the primary objective of monetary policy under the flexible inflation targeting framework is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Coming to present times, the unprecedented events of the last 3 years have put to test monetary policy framework across the world. In a very short period, monetary policies across the world have veered from one extreme to the other in response to a series of overlapping shocks. In contrast to the great moderation era of the 1990s and the early part of the current century, monetary policy was confronted with an unprecedented contraction in economic activity, followed by a surge in global inflation. This calls for a deeper understanding of the structural changes in global economy and inflation dynamics and their implications for conduct of monetary policy. In the current unsettled global environment, emerging market economies are facing sharp trade-offs between supporting economic activity and controlling inflation while preserving policy credibility. As global fault lines emerge in trade, technology, and investment flows, there is an urgent need to reinforce global cooperation. The world is looking to India, now at the helm of G20, to energize global partnership in several critical areas. This reminds me of what Mahatma Gandhi had said. I do believe, and I quote, I do believe that India can make a lasting contribution to the peace and solid progress of the world, unquote. I would now focus on the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. As you would be aware, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th, and 8th February. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points
to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. The global economic outlook does not look as grim now as it did a few months ago. Growth prospects in major economies have improved, while inflation is on a descent, though inflation still remains well above the target in major economies. The situation remains fluid and uncertain. Reflecting this recent optimism, the IMF has revised upwards the global growth estimates for 2022 and 2023. As price pressures wane, several central banks have opted for slower rate hikes or pauses. The US dollar has retreated sharply from its highest level in 2 decades. Tighter financial conditions caused by aggressive monetary policy actions, volatile financial markets, debt distress, protracted geopolitical tensions, and fragmentation continue to impart high uncertainty to the outlook for the global economy. Amidst these volatile global developments, the Indian economy remains resilient. Real GDP growth is estimated at 7% in 2022-23, according to the first advance estimate of the National Statistical Office, that is the NSO. Higher Rabi acreage, sustained urban demand, improving rural demand, robust credit expansion, gains in consumer and business optimism, and the government's enhanced thrust on capital expenditure and infrastructure in the recently presented Union Budget 23-24 should support economic activity in the coming year. Weak external demand and the uncertain global environment, however, would be a drag on the domestic growth prospects. Consumer price inflation in India moved below the upper tolerance level during November and December 2022, driven by a strong decline in prices of visitors. Core inflation, however, remains sticky. Looking ahead, while inflation is expected to moderate in 2023-24, it is likely to rule above the 4% target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices, and volatile crude oil prices. At the same time, economic activity in India is expected to hold up well. The rate hikes since May 2022 are still working their way through the system. On balance, the MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the persistence of core inflation, and thereby strengthen the medium-term growth prospects. Accordingly, the MPC decided to raise policy repo rate by 25 basis points to 6.5%. The MPC will continue to maintain strong vigil on the evolving inflation outlook so as to ensure that it remains within the tolerance band and progressively aligns with the target. Inflation is expected to average 5.6% in the fourth quarter of 23-24, while the policy repo rate is, after today's revision, now stands at 6.5%. Adjusted for inflation, the policy rate still trails its pre-pandemic levels. Liquidity remains in surplus with an average daily absorption of 1.6 lakh crore under the LAF in January 23. The overall monetary conditions therefore remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation.
I would now like to provide our assessment of growth and inflation. First, I would like to take up growth. Available data for Q3 and Q4 of the current financial year, that is 22-23, indicate that economic activity in India remains resilient. Urban consumption demand has been firming up, driven by sustained recovery in discretionary spending, especially on services such as travel, tourism, and hospitality. Passenger vehicle sales and domestic air passenger traffic posted robust year-on-year growth. Domestic air passenger traffic crossed pre-pandemic levels for the first time in December 2022. Rural demand continues to show signs of improvement as tractor sales and two-wheeler sales expanded in December. Several high-frequency indicators also point towards strengthening of activity. I have listed out some of the high-frequency indicators which show improvement and strengthening of activity in the footnote of my statement. As you know, the statement will be uploaded in the RBI website. So if you are interested, you may like to have a look at it. Investment activity continues to gain traction. Non-food bank credit expanded by 16.7% as on January 27, 2023. The total flow of resources to the commercial sector has increased by rupees 20.8 lakh crore during 22-23 so far, as against 12.5 lakh crore rupees a year ago. Indicators of fixed investment, that is cement output, steel consumption, and production and import of capital goods registered robust growth in November and December. In several sectors such as cement, steel, mining and chemicals, there are signs that additional capacity is being created in the private sector. According to the RBI survey, seasonally adjusted capacity utilization increased to 74.5% in Q2 22-23. The drag from the net external demand, on the other hand, continued as merchandise exports contracted in Q3 22-23. On the supply side, agricultural activity remains strong with good rabi sowing, higher reservoir levels, good soil moisture, favorable winter temperature, and comfortable availability of fertilizers. PMI manufacturing and PMI services remained in expansion at 55.4 and 57.2 respectively in January 23. Turning to the outlook, the expected higher rabi output has improved the prospects of agriculture and rural demand. The sustained rebound in contact-intensive sectors should support urban consumption. Broad-based credit growth, improved capacity utilization, government's thrust on capital expenditure and infrastructure in the union budget recently presented should bolster investment activity. Let me repeat, broad-based credit growth, improving capacity utilization, government's thrust on capital spending and infrastructure should bolster investment activity. According to our surveys, manufacturing, services and infrastructure sector firms are optimistic about the business outlook. On the other hand, protracted geopolitical tensions, tightening global financial conditions, and slowing external demand may continue as downside risks to domestic output. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2023-24 is projected at 6.4%. I repeat, the real GDP growth for 2023-24, that's for the next financial year, is projected at 6.4%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.8%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Headline CPI inflation moderated by 105 basis points during November-December 2022.
from its level of 6.8% in October 22. So October 22, it was 6.8%, and by end December, I mean going by the December data, there was a moderation of 105 basis points, and that was quite a significant moderation. This was due to a softening in food inflation on the back of sharp deflation in vegetable prices, which more than offset the inflationary pressures from cereals, protein-based food items, and spices. As a result of this earlier than anticipated steeper seasonal decline in vegetable prices, inflation for Q3 22-23 has turned out to be lower than our projections. Core inflation, that is CPI excluding food and fuel, however, remained elevated. Going ahead, the food inflation outlook will benefit from a likely bumper Rabi harvest led by wheat and oilseeds. Mandi arrivals and Kharif paddy procurement have been robust, resulting in improvement in buffer stocks of rice. All these developments augur favorably for the food inflation outlook in 2023-24. Considerable uncertainties remain on the likely trajectory of global commodity prices, including price of crude oil. Commodity prices may remain firm with the easing of COVID-19 related restrictions in some parts of the world. The ongoing pass-through of input costs, especially in services, could keep core inflation at elevated levels. The commitment to fiscal consolidation that has been carried forward in the Union Budget 23-24 and the future trajectory of reducing the gross fiscal deficit will engender an environment of macroeconomic stability. This augurs well for the inflation outlook. Further, the low volatility of the Indian rupee relative to the peer currencies limits the impact of imported price pressures and other global spillovers. Taking into account these factors and assuming an average crude oil price Indian basket at $95 per barrel, inflation is projected at 6.5% for the current financial Q4 at 5%. On the assumption of a normal monsoon, CPI inflation, now I am giving the projection for the next year. On the assumption of a normal monsoon, CPI inflation is projected at 5.3% for 2023-24, with Q1 at 5%, Q2 at 5.4%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.6%. The risks are evenly balanced. Headline inflation has moderated with negative momentum in November and December. But the stickiness of core or underlying inflation is a matter of concern. We need to see a decisive moderation in inflation. We have to remain unwavering in our commitment to bring down CPI headline inflation. Thus, monetary policy has to be tailored to ensuring a durable disinflation process. A rate hike of 25 basis points is therefore considered as appropriate at the current juncture. The reduction in the size of the rate hike provides the opportunity to evaluate the effects of the actions taken so far on the inflation outlook and on the economy at large. It also provides elbow room to weigh all incoming data and forecasts to determine appropriate actions and policy stance going forward. Monetary policy will continue to be agile and alert to the moving parts of the inflation trajectory to effectively address the challenges to the economy. I now turn to the liquidity and financial market conditions. As we approach the end of 2022-23, it is worthwhile to recapitulate the key developments on the monetary policy front over the last 1 year.
After the onset of the war in Europe, which drastically altered the global inflation dynamics, the global growth inflation dynamics across the world, including India, we have taken a series of steps in the best interest of the Indian economy. We accorded primacy to price stability over growth in April 2022. We instituted a major reform in monetary policy operating procedure through the introduction of the Standing Deposit Facility, that is SDF. We restored the width of the policy corridor to its pre-pandemic level. We raised the repo rate by 40 basis points and the cash reserve ratio by 50 basis points in an off-cycle meeting in May 2022. We shifted the policy stance to focus on withdrawal of accommodation. We continued the rate tightening cycle in every meeting of the MPC thereafter. And we adopted a nimble and flexible approach to liquidity management by conducting both variable rate reverse repo and variable rate repo operations as per requirement. As a result of all these measures, and this is very important, as a result of all these measures, the real policy rate has been nudged into positive territory. The banking system has moved out of the Chakravyuh of excess liquidity. Inflation has shown signs of moderation and is moderating, and economic growth continues to be resilient. As I make this statement, system liquidity remains in surplus, though of a lower order compared to April 2022. In the period ahead, while higher government expenditure and anticipated return of forex inflows are likely to augment systemic liquidity, it would get modulated by the scheduled redemption of the LTRO and TLTRO funds during February to April 2023. Under TLTRO and LTRO, as you would recall, during the COVID times, we had injected a lot of liquidity for periods ranging between 1 year to 3 years. And the last bit of that is coming back into RBI during February to April. The Reserve Bank will remain flexible and responsive towards meeting the productive requirements of the economy. We will conduct operations on either side of the LAF depending on the evolving liquidity conditions. As part of our gradual move towards normalizing liquidity and market operations, it has now been decided to restore market hours for the government securities market to the pre-pandemic timing of 9 a.m. to 5 p.m. Moreover, as part of our ongoing endeavor to further develop the government securities market, we propose to permit lending and borrowing of G-Secs. This will provide investors with an avenue to deploy their idle securities, enhance portfolio returns, and facilitate wider participation. This measure will also add depth and liquidity to the G-Sec market, aid efficient price discovery, and work towards a smooth completion of the market borrowing program of the center and the states. The pace of transmission of monetary policy actions to both lending and deposit rates has strengthened in the current tightening cycle. The weighted average lending rate, that is WLR, on fresh rupee loans and outstanding rupee loans. There are two components. One is on the fresh loans that's now being given, and on the outstanding loans, they increased by 137 basis points and 80 basis points respectively during May to December. The weighted average domestic term deposit rate for fresh deposits and outstanding deposits increased by 213 and 75 basis points respectively. The Indian rupee has remained one of the least volatile currencies among its Asian peers in the calendar year 2022 and continues to be so this year also. Similarly, the depreciation and the volatility of the Indian rupee during the current phase of multiple shocks is far lower than what it was during the global financial crisis and the taper tantrum.
In a fundamental sense, the movements of the rupee reflect the resilience of the Indian economy. On this matter of volatility and depreciation, I have provided some comparison with other countries, with the Asian peers, as I mentioned, and also I have given a comparison with the scenario which prevailed during the taper tantrum and during the global financial crisis. That is all contained in the footnote of my statement. If those of you who are interested may like to refer to it. I now turn my focus to the external sector. The current account deficit for the first half of 22-23 stood at 3.3% of GDP. The situation has shown improvement in Q3 22-23 as imports moderated in the wake of lower commodity prices, resulting in narrowing of the merchandise trade deficit. Further, services exports rose by 24.9% year-on-year in Q3 22-23, driven by software, business, and travel services. Global software and IT services spending is expected to remain strong in 2023. Remittance growth for India in the first half of 22-23 was around 26%, more than twice the World Bank's projection for the year. This is likely to remain robust owing to better growth prospects of the Gulf countries. The net balance under services and remittance are expected to remain in large surplus, partly offsetting the trade deficit. The current account deficit is expected to moderate in H2, that is in the second half of 22-23, and remain eminently manageable and within the parameters of viability. On the financing side, net foreign direct investment, that is FDI flows, remain strong at $22.3 billion during April to December 22. Foreign portfolio inflows have shown signs of improvement with positive flows of $8.5 billion during July to February, led by equity flows. It has to be recognized that if you take the full year, it's in the, it is still negative. But the point I'm making is that from July onwards, the foreign portfolio investments, the foreign portfolio flows have picked up. Of course, it has seen a kind of a up and down, month on month. But overall, from July onwards, it is a positive flow, positive inflow of 8.5 billion between July to February 6th. Net inflows under the non-resident deposits, and this is again important, net inflows under non-resident deposits increased to $3.6 billion during April-November 22 from $2.6 billion a year ago, boosted by the Reserve Bank's July 6th measures to attract inflows into the country. Foreign exchange reserves have rebounded from $524.5 billion on October 21st, 2022 to $5.6.8 billion as on January 27th this year. That is January 27th, 2023. And this covers around 9.4 months of projected imports of 2022-23. India's external debt ratios are lower by international standards, and I have provided some data again to back the statement. When I'm saying that India's external debt ratios are low by international standards, I have backed it up with data which is given in the footnote of my statement. I shall now announce certain additional measures. And there are about, I think, 6 measures. There are 5 measures, and they are very important. I request your patience. The first one relates to penal interest or penal charges on loans. At present, regulated entities of the Reserve Bank are required to have a policy for levy of penal interest on advances. The regulated entities, however, follow divergent practices on levying of such charges. In certain cases, these charges are found to be excessive. To further enhance transparency, reasonableness, and consumer protection, draft guidelines on levy of penal charges will be issued to obtain comments from stakeholders.
The next announcement relates to climate risk and sustainable finance. Recognizing the importance of climate-related financial risks, which may have financial stability implications, the Reserve Bank had issued a discussion paper on climate risk and sustainable finance sometime in July last year, that is in July 22. Based on the feedback received, it has been decided to issue guidelines for, and there are three things here. It has been decided to issue guidelines for the regulated entities on, number one, a broad framework for acceptance of green deposits. 2, disclosure framework on climate-related financial risks. And 3, guidance on climate scenario analysis and stress testing. So these measures together will ensure that our financial system also starts developing, starts building in the forces of resilience to withstand any possibility or any possible emergence of vulnerability to climate change. And I think these measures are quite timely. These are the first set of measures. There are a few other measures which will follow in due course. But for the time being, we are announcing these 3 measures. The next one relates to expansion of the scope of the TRADES platform. For the benefit of MSMEs, the Reserve Bank had introduced a framework in 2014 to facilitate financing of their trade receivables, that is the trade receivables of the MSMEs through the trade receivables discounting system, that is the TRADES. It is now proposed to expand the scope of TRADES by, first, providing insurance facility for invoice financing. Second, permitting all entities and institutions to undertaking factoring business to participate as financiers in trades. And third, permitting rediscounting of invoices, that is developing a secondary market in trades. These measures are expected to improve the cash flows of the MSMEs. The next announcement, the next measure relates to extending UPI for inbound travelers to India. UPI has become hugely popular for retail digital payments in India. It's now proposed to permit all inbound travelers to India to use UPI for their merchant payments, that is P2M, while they're in the country. To begin with, this facility will be extended to travelers from G20 countries arriving at select international airports. And this is to begin with. Going forward, obviously, it will be expanded based on our experience. And the last announcement again relates to, it's an announcement which is again for the benefit of the common person. This relates to QR code-based coin vending machine and launching of a pilot project. The Reserve Bank of India will launch a pilot project on QR code-based coin vending machine in 12 cities. These vending machines will dispense coins against debit to customers' account using UPI instead of physical tendering of bank notes. This will enhance the ease of access to coins. Based on the learnings from the pilot, guidelines will be issued to banks to promote distribution of coins using these machines. I would now like to conclude as follows. As we begin a new year, and we have just started the calendar year, we are going to soon start a new financial year. As we begin a new year, it's a good time to reflect upon our journey so far and what lies ahead. When I look back, it is heartening to note that the Indian economy successfully dealt with multiple major shocks in the last 3 years and has emerged stronger than before. India has the inherent strength and enabling policy environment and strong macroeconomic fundamentals and buffers to deal with the future challenges. I am reminded here of the words of Netaji Subhash Chandra Bose, never lose your faith in the destiny of India. Thank you. Namaskar. भारत के भविष्य पर भरोसा बनाए रखें, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वाक्य के साथ, उनके उद्बोधन के साथ अपना
पॉलिसी स्टेटमेंट कंप्लीट किया गवर्नर साहब ने और पॉलिसी की खास बातें आपके सामने रख दूं। उम्मीद के मुताबिक 1/4% ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन जो दो बड़े बदलाव हैं जो आपको जानने समझने की जरूरत है। एक, जीडीपी की ग्रोथ का आंकड़ा इस साल के लिए, यानी कि मार्च 2023 में जो फाइनेंशियल खत्म हो रहा है अब से डेढ़ महीने बाद, यहाँ पर जीडीपी का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7% किया है और अगले साल के लिए यह अनुमान थोड़ा घटाया है 6.4%। आपको याद दिला दूं, 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी ने 6 से 6.8% का अनुमान जो दिया था, आरबीआई गवर्नर साहब ने उसकी एवरेज निकालकर बीचों बीच में वो अनुमान 6.4% का रखा है। महंगाई 6.5% का आंकड़ा इस साल के लिए, मार्च 2023 के लिए पूरे साल का ये रिवाइज किया है वित्त गवर्नर साहब ने, जो पहले 6.7% था, यानी कि 20 बेसिस पॉइंट से इन्फ्लेशन और कम होने की उम्मीद उन्होंने जताई। लेकिन अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2024 जो मार्च 2024 में खत्म होगा उसके लिए आंकड़ा घटाया है। महंगाई कम होने की उम्मीद है उन्हें, लगभग 1.25%, 5.3% का आंकड़ा रखा है। वित्त वर्ष 2024 के पहली और दूसरी तिमाही के लिए भी ग्रोथ के आंकड़ों में, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों में हल्की हल्की बढ़त की है, लेकिन महंगाई के आंकड़े गवर्नर साहब ने जस के तस रखे हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर कंज्यूमर्स के लिए आती दिख रही है। गवर्नर साहब ने साफ कहा है कि जो बैंक्स मनमानी करते हैं पेनल्टी चार्जेस लगाने की, जिसमें लेट पेमेंट, चेक्स बाउंस हो जाना, इस तरह की जो अलग अलग मिनिमम बैलेंस, उन पर लगाम लगाने के लिए एक गाइडलाइंस या फिर नियम लाने की योजना आरबीआई कर रहा है। तो ये खास तौर से प्राइवेट बैंक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव समझा जाएगा, क्योंकि उनकी एक बड़ी आय का हिस्सा इन पेनल्टी से, इन चार्जेस से आता है, जिन पर लगाम लग सकती है। तो ये अब तक की पॉलिसी की खास बातें हैं। अब बड़ा सवाल है कि उम्मीद के मुताबिक 1/4% ब्याज दरें तो बढ़ा दी है। एक बार क्विक टेक हमारे चारों एक्सपर्ट से ले लेता हूं। क्या अगली बार पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा बरकरार है? हाँ या ना? क्विक रैपिड फायर। बग्गा साहब। हाँ है। जोशी साहब। हाँ, अगर यूएस ने बढ़ाई तो बढ़ाई, नहीं बढ़ाई तो नहीं बढ़ाई। ओके, यूएस पर है। ओके, राहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल है, बढ़ सकती है। वृंदा जी। नहीं है। ओके, चलिए पहुंच है, अगली बार में पहुंच है जी। सुनील मेहता साहब भी हैं हमारे साथ, आईबीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव। मेहता साहब, आपका भी क्विक कॉल। क्या अगली बार ब्याज दरें बढ़ने का खतरा बरकरार है? सर आप म्यूट पर हैं, जरा अनम्यूट करें सर प्लीज। इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो रिडक्शन साइड में हैं और जीडीपी की प्रोजेक्शंस भी लोअर साइड में हैं, तो हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े। तो दो हमारे पोज वाली की तरफ है। और सेठी साहब, जल्दी से आपकी भी राय। अरे जी, डिपेंड करेगा यूएस फेड के एक्शन और क्रूड प्राइसेस के ऊपर, बट मुझे लगता है पॉज करेंगे, नेक्स्ट पॉज करेंगे। राहुल जी, विशेष टिप्पणी। 3-4 मेन पॉइंट्स हैं अनुज जी। सबसे मेन पॉइंट तो उन्होंने कह ही दिया है कि हाइक करेंगे। ही हैज, आई एम कोटिंग द गवर्नर, फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इज वारंटेड। ओके, 4 out of 6 have said this. तो ये तो उन्होंने आपको संकेत दे ही दिया कि एक और मतलब चेन से न सोए कि ब्याज दरें बढ़ना। हाँ जी, ये तो आई एम जस्ट कोटिंग हिम वर्बेटिम, फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इज वारंटेड। दूसरा, जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने कहा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि आपने अगले साल पहले क्वार्टर से चौथे क्वार्टर में जीडीपी 200 बेसिस पॉइंट घटा दी है, 7.8 से 5.8 कर दी है, और इन्फ्लेशन आपने 160 ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है। तो वो एक डाइकोटमी है कि आप क्या, थोड़ा उस पर अगर एक्सप्लेन कर दे जी। सबसे परप्लेक्सिंग बात, 95 क्रूड अभी भी क्यों अजम्पशन है? पिछले 3 महीने का एवरेज जो है 75 to 85 के बीच में चल रहा है। पिछले 3 महीने का एवरेज 80 है। तो आप अगर कह रहे हैं कि अगर ये अगले 3-4 महीने भी 80 चला, तो एवरेज 95 क्रूड नीड्स टू गो टू 110। अगर 110 तक चला गया तो देन एवरीथिंग इज ऑफ। Your rupee is not going to be where it is. Your stock market is not going to be where it is. Your corporate earnings is not going to be where it is. तो बग्गा साहब, फिर ऐसी सिचुएशन में क्या एक गवर्नर साहब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, और ऐसे में मतलब वो ये समझ रहे हैं कि हम सावधान रहें और डिलीवर करें? हाँ बिल्कुल। और नंबर्स के पीछे अगर 2 नंबर में टाइम दें, अगर आप, गवर्नमेंट ने बजट में क्या लिया है, 10.5% नॉमिनल ग्रोथ। आरबीआई का लें तो 11.7, तो 1.2% आपका एक्स्ट्रा है, उसके ऊपर 11% टैक्स लगाइए। गवर्नमेंट का तो बहुत अच्छा है ये। बहुत एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, फिर से समझाइए।
देखिए गवर्नमेंट ने बजट में क्या लिया, 6.5 रियल जीडीपी, 10.5 नॉमिनल। ठीक है। आरबीआई का जो बनता है नॉमिनल 6.4 का जीडीपी ग्रोथ है, 5.3 का इन्फ्लेशन है आपका, 11.7 आता है। करेक्ट। तो 1.2% गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कुशन दिखता है आरबीआई के डेटा से, जो आरबीआई डेटा काफी एक्यूरेट रहता है नॉर्मली। उसके ऊपर आप 11% टैक्स लगा के चलिए तो 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू दिखती है इस नंबर में। करेक्ट। ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरा है रियल रेट, 6.5 का आपका रियल रेट हो गया अनिल जी आज, नॉमिनल रेट हो गया। इन्फ्लेशन अगर 5.3 आती है अगले साल, 1.2% आप रियल रेट एक्स्ट्रा है। आपकी पॉलिसी ऑलरेडी बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गई, आप जकड़ के रख रहे हैं इकोनॉमी को। ये जरूर इन्होंने देखा होगा कि इन्फ्लेशन अगर गिर रही है उस माहौल में रेट अभी बढ़ाना पड़ रहा है ग्लोबल कारणों के कारण, एक रेट और हाइक हो जाएगा। जीडीपी की तरफ 0.2% आप रियल कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को। तो यहां से तो इन्फ्लेशन और नीचे जाएगी। इन्फ्लेशन और नीचे जाने की संभावना। सर आप सहमत हैं तो जोशी सर, और क्या पॉलिसी से ये संकेत मिल रहा है कि महंगाई के आंकड़े जानबूझ के थोड़े ऊपर के लिए ताकि कंफर्ट रहे बाद में? नहीं, डेफिनेटली महंगाई के आंकड़े काफ़ी ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। जीडीपी के आंकड़े भी काफ़ी ऊपर की साइड दिखाए हैं। अगर आरबीआई की खुद की पॉलिसी का स्टेटमेंट हम लास्ट पॉलिसी का देखें तो उन्होंने Q3 22 और Q4 23 एंड Q4 23 के लिए 4.4 और 4.2 के आंकड़े बताए हैं, जबकि Q1 का आंकड़ा जो उन्होंने बताया है वो 7.8 का दिखाया है। तो ये सडनली 3% की बढ़ोतरी आएगी कहाँ से? बेस का इफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि जो हमारा Q1 22-23 था, अप्रैल से लेके जून 2022 का जो क्वार्टर था वो फर्स्ट क्वार्टर था जो एब्सोल्युटली नॉर्मल था। उसमें हमने 13.5% की जीडीपी ग्रोथ देखी, क्योंकि उसके अगले साल जो 21 का साल था उसमें कोविड की वजह से सब कुछ बंद था। तो ये फर्स्ट हमारा क्वार्टर नॉर्मल था 22-23 का, उसके ऊपर आप 7% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, जबकि जान से मार्च का आप 4.2% का दिखा रहे हैं। तो इतनी बड़ी ग्रोथ आएगी कहां से? ऐसा क्या हो जाएगा दुनिया में, ऐसा क्या हो जाएगा देश में कि आप सडनली 7% पे चले गए? बेस इफेक्ट है नहीं, स्टैटिस्टिकली मेरे ख्याल से ये एरर है। तो प्लेइंग टू द गैलरी है, जैसे आपने बताया एफएम ने 6 to 6.8 बताया, इन्होंने 6.4 ले लिया। एफएम ने बोला 7% होगा, तो उन्होंने विदाउट एनी रीजन 6.8 का 7% बता दिया। तो ये आंकड़े जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल के ऊपर है, इंडिया के ऊपर उनका बिल्कुल फोकस नहीं है। अगर आप उनकी पूरी स्पीच पढ़े तो 70-80% टाइम उन्होंने दुनिया के ऊपर दिया है। और एक सेंटेंस जो मैंने पकड़ा कि दुनिया की सारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, काफी सारी कंट्रीज ग्रो कर रही है, तो भैया कौन सी कंट्री ग्रो कर रही है? चाइना और अमेरिका को छोड़ के जो वो भी प्रोजेक्शंस हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीजें प्लेइंग टू द गैलरी है। हम दुनिया को देखेंगे, दुनिया बढ़ाएगी हम बढ़ाएंगे, दुनिया नहीं बढ़ाएगी हम नहीं बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन फंडामेंटली ये आ जाता है कि क्या हमारी पॉलिसी जो 4% की जो टारगेट पॉलिसी जो रघुराम राजन ने बनाई थी, क्या वो इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट है? अब ये फंडामेंटल क्वेश्चन की तरफ आरबीआई को जाना चाहिए। ने अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही कि अब हम 4% को कब तक पकड़ के रहेंगे। राहुल, आप बात पूरी करना चाहते थे, जल्दी से बताएं, फिर मैं मेहता साहब के पास पहुंचता हूं। नहीं अनिल जी, आई थिंक जो बागा साहब कह रहे थे, अगर आप वित्त मंत्री और आरबीआई के प्रोजेक्शन देखें, जीडीपी रियल जीडीपी ग्रोथ पे कोई ज्यादा अंतर नहीं है। करेक्ट। जो अंतर वो मेजर है वो इन्फ्लेशन पे है। तो आई वुड हैव, एज जोशी जी हैज आल्सो राइटली पॉइंटेड आउट, अगर वो थोड़ा इलैबोरेट करते कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका 4% जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट कहाँ से बढ़ रहा है, 7.8, 4.2 गोइंग टू 7.8, ये कैसे हो रहा है? दूसरी चीज अनिल जी, अगर आप मोस्ट ग्लोबल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे ना, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ रिलेटिवली सॉफ्टर जीडीपी ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ में पिकअप की बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्शंस उल्टे हैं। तो अगर आप स्लो डाउन में इतना हाई दिखा रहे हैं, तो अगर ग्लोबली रिकवर हो जाएगी तो आपकी जीडीपी ग्रोथ थोड़ी ना 6 और 5.8% होगी। करेक्ट। तो आई थिंक थोड़ा अगर ये नंबर्स एक्सप्लेन कर देते,
एंड आई स्टिल गो बैक टू द पॉइंट कि 95 का बेसिस क्या है क्रूड का, क्योंकि आपकी सारी प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन की उसका बेस है। उसका जवाब हम आई थिंक वो बहुत पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं अनिल जी मैं यही कह रहा हूँ, आई रिपीट दिस पॉइंट, फॉर मी इट इज द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ द पॉलिसी कि पिछले 3 महीने का एवरेज क्रूड आप 80 का है जी, आज भी 80 है। ऐसा कोई रशिया यूक्रेन में ऐसा कुछ नया हुआ नहीं है कि कुछ होने वाला है। तो अगर to be 95 crude has to go to 110 150 तभी एवरेज आएगी। तो आपके सारे प्रोजेक्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, डेफिसिट के, करेंसी के, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के, आपकी निफ्टी यहां नहीं होगी। तो ये गवर्नमेंट के नहीं है, रशिया से 49 पे आ रहा है, ये मैं रशियन गवर्नमेंट के मुझे यही डॉक्यूमेंट से निकाल के लाया हूं। 95 का लॉजिक क्या है, 50 और 95 का गैप देखें, ये थोड़ा आप समझा देते तो आई थिंक एज अ ले पर, हमें नॉलेज है ही नहीं अनिल जी, आई एम श्योर दे हैव अ लॉट, हम तो उनसे सुन रहे हैं, तो आप हमें समझाइए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका बेसिस क्या है। एक बार जरा मेहता साहब और वृंदा जी से भी मैं राय लेना चाहता हूँ। मेहता साहब, जो 2024 के लिए ग्रोथ का आंकड़ा 6.4% रखा है, महंगाई का आंकड़ा 5.3% रखा है गवर्नर साहब ने, क्या लगता है सर, ये अचीवेबल है, कम ज्यादा कैसे रखा है जी? ये ऐसा लग रहा है कि गवर्नर साहब ने हर चीज में क्वेश्चन रखा है। लाइक गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्शंस हैं उससे उन्होंने मॉडरेट किया है, अपने इन्फ्लेशन को भी उससे मॉडरेट किया है इन्होंने, अपने इन्फ्लेशन को थोड़ा बढ़ाया है और जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा कम किया है। तो बेसिकली आरबीआई का जो इंटेंशन है कि दे शुड बी एबल टू डिलीवर देन व्हाट दे अनाउंस, तो उससे ज्यादा बेटर पोजीशन हम लेके आ सकें, सो दैट शुड बी द इंटेंट। और जहां तक ओवरऑल सिनेरियो की बात है, आई थिंक आई एग्री कि ये सब अजम्पशन पे बेस्ड है कि व्हाट विल बी द पेट्रोलियम कॉस्ट, वो प्राइस अगर हायर साइड में अपने प्रोजेक्ट करी है तो देयर इज सम क्वेश्चन अवेलेबल जो आपको इन्फ्लेशन में पॉजिटिव बेनिफिट देगा। सो जहां तक जो प्रेजेंट सिनेरियो है एंड द वे हमारे यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमी के सेगमेंट्स हैं, दे आर बाउंसिंग बैक, आई एम होप कि ये जो जीडीपी है दैट इज डेफिनेटली अचीवेबल, rather the country can do better than the projections, 6.4 की रियल जीडीपी से बेटर भी आ सकता है, और इन्फ्लेशन का डिपेंड करेगा इंटरनेशनल फैक्टर्स पे, बट अगर जो प्रेजम्पशंस ली गई हैं उससे मॉडरेट होती है तो दिस विल डेफिनेटली कम डाउन, और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्शंस अचीवेबल हैं। प्रोजेक्शंस अचीवेबल है। वृंदा जी, आप अकेली मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी पोज है, बाकी लोगों का थोड़ा सा लग रहा है कि अभी मामला ऐसा हुआ नहीं, और एक्चुअली देखा जाए तो बाजार भी उस पर रिएक्शन दे रहा है। बैंक निफ्टी जिस तरह से तेजी से नीचे आया, ऊपरी स्तरों से लगभग 400 पॉइंट नीचे इसी वजह से आया कि लग रहा है अभी भी शायद ब्याज दरें एक बार और बढ़ानी पड़े। आप क्या वजह समझते हैं कि अगली बार पॉलिसी में ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, और जो डेटा आरबीआई ने दिए हैं आपको लगता है वो हासिल हो पाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आरबीआई गवर्नर का फोकस इस बार ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पर होगा, वैसा ही है, क्योंकि ग्लोबल में जो अनसर्टेनिटी बनी है वो डोमेस्टिक में नहीं दिख रही है। और आरबीआई गवर्नर ने उन्होंने कहा है कि प्राइस डिक्लाइन मस्ट बी ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल, अभी प्राइस डिक्लाइन हम देख रहे हैं, बट इट हैज टू बी ड्यूरेबल, तो उस इन्फ्लेशन पर उनकी नजर रहेगी। और जहां तक ग्रोथ की बात है, वो कहते हैं ग्रोथ रेजिलिएंट है, और सिर्फ उन्होंने जो बढ़ाया है वो सिर्फ अपने मन से ही नहीं बढ़ाया, आईएमएफ भी कह रहा है कि इंडिया की ग्रोथ 7% तक होगी। तो जब पूरी दुनिया को इंडिया पे कॉन्फिडेंस है तो हमें क्यों इतनी डाउट हो रहे हैं? और एक और अच्छी बात है कि जो लिक्विडिटी की बात, जहां गवर्नर कह रहे हैं कि वो लिक्विडिटी पे भी नजर रखेंगे, लेकिन उन्होंने मार्केट को काफी एक्टिवेट कर दिया है लिक्विडिटी के लिए। लेंडिंग एंड बोरोइंग G6 में अलाउ किए हैं, और उन्होंने जो मार्केट टाइमिंग्स रिस्टोर किए हैं। तो लिक्विडिटी तो इंजेक्ट करने के लिए आरबीआई विल स्टैंड बाय, बट साथ ही साथ मार्केट को भी वो एक्टिवेट कर रहे हैं। और जहां तक ये इसकी बात चलिए कि फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन विल बी वारंटेड जो कह रहे हैं, फर्दर डजंट मीन इंक्रीज रेट हाइक। उनके पास और भी तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीआरआर भी तो है, और बाकी सो मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो कुछ और भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी रेट हाइक जो पॉलिसी एक्शन की बात कह रहे हैं गवर्नर साहब। तो मुझे तो लगता है कि लुकिंग एट द वे, क्योंकि इतनी सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हो रही, जिसके जो होप्स दिख रहे हैं, गवर्नर साहब ने जो सब मेंशन किया हुआ है, तो ग्रोथ विल बी रिमेन रेजिलिएंट, बट इन्फ्लेशन के ऊपर नजर रखना होगा। 4% जो है वो कोई रिटन इन स्टोन नहीं है। आई एग्री कि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारे जैसे जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके लिए 5% इन्फ्लेशन इज नॉर्मल, इनफैक्ट वो होना चाहिए, रादर देन 4 इट शुड बी 5%। तो शायद इसके ऊपर भी गवर्नर साहब मे टेक अ रीलुक एंड लुक एट दिस, पर हम ये इन्फ्लेशन के ऊपर हम निश्चिंत नहीं हो सकते। इफ वी गिव अप देन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस विल स्टार्ट राइजिंग,
और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है जो उन्होंने कहा कि हम जो डिक्लाइन है उसके ऊपर हम नजर रखेंगे, ये ड्यूरेबल है कि नहीं ये हम देखते रहेंगे। ओके, तो चलिए ये आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। अब जोशी साहब, पोज कब से होगा और रेट कट कब से शुरू होगा, इसका कोई अंदाजा लगाना इस वक्त ठीक है, जल्दबाजी है? जी, मेरे हिसाब से आरबीआई को फोर्स होगा, एक कंपल्शन हो जाएगा कि उनको रेट रिड्यूस करने पड़ेंगे और ये दिसंबर के पहले पहले होगा। क्योंकि जो जीडीपी के आंकड़े हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे आरबीआई के हो, कंप्लीटली मेरे हिसाब से कम 1 से 1.25% ज्यादा है। अगर आरबीआई खुद कह रही है कि मेरा Q3 Q4 4.2 4.4% रहने वाला है कैलेंडर ईयर, करेक्ट, तो सडनली कैलेंडर के पिछले हिस्से में H2 में कहाँ से 7% 8% या 6.5% हो जाएगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बेस इफेक्ट है ही नहीं। तो होगा ये कि मेरे हिसाब से जीडीपी जो रियलिस्टिकली है 5 और 5.5 के बीच में पूरे साल का आना है, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट है या कई सारे गवर्नर क्या कर रहे हैं कि बड़े आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक आंकड़े हैं, जो मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट घट रही है इन द सेंस कि उसका जो शेयर है ओवरऑल बैंक क्रेडिट में वो तो कम हो रहा है, 2 परसेंटेज पॉइंट से कम हो गया पिछले 9 महीने में। 26% था 24% हो गया। तो कहाँ मतलब जो कंजम्पशन हो रहा है क्रेडिट का वो तो इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो जीडीपी को बूस्ट नहीं मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, गवर्नमेंट चाहे कितना भी एक्सपेंड कर ले। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल इन्फ्लेशन, जो मेरे हिसाब से ये है कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, ईएमआई बढ़ गई तो लोगों को सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, लोअर स्ट्राटा ऑफ फैमिली, जो जैसे ड्राइवर्स है, मेड्स है, कुक्स है, फैक्ट्री वर्कर्स है, सबको अपनी सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो वो सबके हिसाब से भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये जो गवर्नर को ये भी देखना चाहिए कि उनकी रेट हाइक से क्या फाइनेंशियल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर हमारे ड्राइवर्स जो थे, मान लीजिए कि मार्च में उनकी 20,000 की पगार थी, आज 22 से नीचे कोई मिलने को तैयार नहीं है। करेक्ट। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनकी ईएमआई बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए। तो फाइनेंशियल इन्फ्लेशन वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। और उसका मैं मैक्रो इंपैक्ट ये कहूंगा कि हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है गवर्नमेंट की, वो 7.5 लाख करोड़ से बढ़ के 11 लाख करोड़ हो चुकी है बजट के हिसाब से। और इसको दूसरी तरफ से ये देखें कि हमारी जो बोरोइंग है, नेट बोरोइंग अगले साल की, वो लगभग 12 लाख करोड़ की है। तो बाय एंड लार्ज आप बोरो कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा जा रहा है इंटरेस्ट में। तो आप ग्रोथ कहां से करेंगे फ्यूचर के लिए? आप डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं। तो यूएस ने क्या किया, उसने डेट ट्रैप में से बाहर आने के लिए 2008 के बाद कई सालों तक इंटरेस्ट रेट 0 कर दिया। तो बोरोइंग कर रहे हैं 0 कॉस्ट पे, तो उसकी फिस्कल डेफिसिट अपने आप सुधर गई। और हम उल्टा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को फाइनेंस चाहिए, खर्चा करना है, लेकिन हमने पैसे सारे खींच लिए इंटरेस्ट से। सो काफी सारे ऐसे चीजें हैं, मेरे हिसाब से फोर्स होगा अक्टूबर के, डेफिनेटली आरबीआई को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। अक्टूबर 2022। राहुल जी? नहीं, मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। आई थिंक क्योंकि सर ने फिजिकल डेफिसिट की भी बात की, अगर आप पूरा एक्सपेंडिचर देखें गवर्नमेंट का, उसमें से अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा दें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो इन अ प्री इलेक्शन ईयर ये फ्लैट होना थोड़ा ऑप्टिकली बहुत वियर्ड लगता है। तो हमारा मानना है कि इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट आएगा 23-24 का, वो 30 बेसिस पॉइंट्स का स्लिपेज होगा उस पर। तो ये 5.9% का नंबर तो आई डोंट थिंक कोई स्ट्रीट पे अभी बिलीव कर रहा है। वो तो अब ठीक है, अब बोलने के लिए वित्त मंत्री ने कह दिया, लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे फ्लैट इन अ प्री इलेक्शन ईयर, तो कोई मानेगा ही नहीं। आप हिस्टोरिकली पिछले 5-6 साल का 5-6 इलेक्शंस का देख लीजिए और किस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मूव किया। तो फिजिकल डेफिसिट का आपका 6.1-6.2% तो आना ही है। लेकिन यही एनर्जी, आई थिंक जैसे आपके बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, आई थिंक इट्स प्लेइंग टू, आपने पूछा पॉज कब होगा, आई थिंक द मैथमेटिक्स इज सिंपल एनर्जी। आई थिंक व्हेन द फेड पॉजेस वी विल पॉज। ओके, आई थिंक इट्स कम डाउन टू दैट बिकॉज़ तो फिर तो बग्गा साहब है हमारे पास। नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज़ ऑन दीस नंबर्स इवन हाइकिंग टुडे। फेड कब पॉज करेगा? मई में हो जाएगा, मार्च में एक पूरा सहमत होना पड़ेगा बग्गा साहब से। देखो नहीं, देखिए अनिल जी, दूसरी बात यह है कि यू आर इन अ प्री इलेक्शन ईयर, राइट? तो थोड़ा दबाव भी होगा ना। हाँ, बग्गा साहब पोस्ट तो आपने मैं ही बताया, ठीक है? हाँ, रेट कट अमेरिका का रेट कट अगले साल ही, इस साल उनके इलेक्शंस अगले साल है ना अनिल जी? तो मतलब जनवरी के बाद या अप्रैल के बाद?
जनवरी तक होना पड़ेगा, जनवरी मार्च के बीच में। आप भी लगभग नहीं, हमारा उनसे पहले हो जाएगा क्योंकि यूएस के इलेक्शंस नवंबर 2024 में है, तो हमारे 7-8 महीने पहले हैं, तो आई थिंक उस हिसाब से हमारे रेट कट थोड़ा, हाँ आई थिंक मानसून दिवाली के आसपास हमारे रेट कट चालू हो जाएंगे। जो सर बोल रहे हैं अक्टूबर से दिसंबर, मेहता साहब क्या आप सहमत हैं कि अक्टूबर दिसंबर, या आपका क्या अंदाजा है कब से रेट कट शुरू होगा? मेहता साहब आपसे सवाल है, आपका क्या अनुमान है सर, रेट कट कब से शुरू होगा? और लगता है सर से आवाज नहीं आ रही, वृंदा जी से यही सवाल पूछा जाए। वृंदा जी बताएं। मुझे लगता है कि जो बजट आएगी, नेक्स्ट ईयर की बजट आएगी, उसके बाद से रेट कट शुरू हो जाएगा। बजट के बाद? आप तो अगली पॉलिसी में पॉज बोल रही है और रेट कट के लिए इतना इंतजार करवाएंगी? नहीं, लेकिन पॉज ये देखना है ना कि वेदर द प्राइस डिक्लाइन इज ड्यूरेबल, तो सब उस पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन किस तरफ जा रहा है, क्योंकि इतने सारे अनसर्टनिटीज जो बनी हुई हैं ग्लोबल सिचुएशन पे, यूक्रेन रशिया वॉर का भी कुछ समाप्ति हुई नहीं है, तो वहां फिर इससे क्रूड प्राइसेस अगर बढ़ जाए, अभी तो हमें सस्ते में मिल रहा है, लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो फर्टिलाइजर ना मिले, ऑयल ना मिले, उसके प्राइसेस बढ़ जाए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो ये कहना बहुत जल्दी है, जो इसलिए तो गवर्नर साहब ने इतना टाइम स्पेंड किया ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर डिस्कस करते हुए, सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा अभी पॉज पे रहेंगे और उसके बाद रेट कट चलेगा अगले साल। ठीक बात है, तो चलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पोज जल्दी करवा रही है वृंदा जी, लेकिन रेट कट के लिए इंतजार करना चाहती है, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना, क्योंकि जय ठक्कर तैयार है और जय मार्केट के इस मूड माहौल में एक आपको ऑप्शन की बढ़िया स्ट्रेटेजी देने वाले। जय बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए इस वक्त पॉलिसी के बाद? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी के बाद जो हिसाब से डेटा शेप अप हो रहा है, क्लियरली 17,800 के लेवल्स जो है निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट इंट्राडे पर्सपेक्टिव, और निफ्टी उसी के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और पोजिशनली अगर देखें तो 17,750 से 700 की जो रेंज है, जब तक होल्ड आउट कर रही है, निफ्टी में एक बाउंस आपको देखने मिल सकता है। तो इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे 17,800 का, 83 पर मिल रहा है अभी। यहाँ पे अनिल जी अगर थोड़ा बहुत डिप आए अगर 70 के आसपास तो और ऐड कीजिएगा। सो 83 से 70 के रेंज में आप खरीद सकते हैं 17,800 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का, जो कल की एक्सपायरी का ही है। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस देयर आफ्टर प्लेस करना होगा, दैट कुड बी एट 37, एंड टारगेट्स अनिल जी जो ऊपर निकल कर आ रहे थे, पहला टारगेट बनेगा इसका 135 का, दूसरा टारगेट बनेगा 155 का, 135 155 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदना है आपको निफ्टी का 17,800 का कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि अगर 17,750 800 की रेंज निफ्टी की होल्ड आउट हो जाती है, बैंक निफ्टी में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से ज्यादा देखने को मिला है, बट निफ्टी में अगर ये रेंज होल्ड आउट कर जाती है अनिल जी, सो 17,900 925 ये लेवल्स आपको पहले देखने मिलेंगे। ओके, तो 70 से 83 के बीच में 17,800 का कॉल ऑप्शन खरीदें, कल की एक्सपायरी वाला 135 155 का टारगेट। शो का समापन करें उससे पहले एक विशेष टिप्पणी राहुल जी की भी आ रही है, बताएं सर। नहीं, हम अक्सर देखते हैं ना कि आरबीआई की लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है, वी कीप रीडिंग द टेक्स्ट। एक बहुत विजिबल चेंज थी आज लैंग्वेज में जी, वो आखिरी लाइन थी। हाँ, इट एंडेड विद द कोट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज अपोज्ड टू महात्मा गांधी। शुरुआत वहां से हुई थी गांधी जी से, बीच में कहीं पे ऑलमोस्ट, लेकिन इट ही जनरली एंड्स इट, तो उस तरह से ऑन अ लाइटर नोट, वो अगर आपको लैंग्वेज में चेंज चाहिए था तो वो एक बहुत विजिबल शिफ्ट था लैंग्वेज में, वेयर महात्मा गांधी इज सीन एज अ स्लाइटली मोर calmer person and of course Bose is a slightly more aggressive person, तो वो I think he ended with Bose to say कि भाई एक और रेट हाइक आएगा। हाँ जी, और हालांकि लाइन जिसने भी कही हो, बट वो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। मतलब भाव दोनों ही तरफ पढ़ने में महारत है राहुल जी को, चाहे वो मार्केट पे भाव हो या चेहरे पर भाव हो गवर्नर साहब के। धन्यवाद देंगे बगा साहब, अतुल जोशी सर, राहुल जी, वृंदा जी और सेठी साहब, हमारे क्रेडिट पॉलिसी के, मॉनेटरी पॉलिसी के पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारा साथ देने के लिए। चलिए, इस पॉलिसी के कवरेज में और सुबह के शो में आज के लिए इतना ही। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद। प्रायोजक पतंजलि हनी, शुद्धता के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा।
शानदार और बेदाग सफर।